Good morning and Jai Hind students. Once again, we will learn the topic BBT valence bond theory. And I'm teaching you class 11 guys. Yeah, the video is prepared for class 11 guys and girls. Subject is chemistry and the topic is valence bond theory. Uh, it is very unfortunate that on Saturday I prepared the video of 1 hour of class 11, but due to poor networking, the video was not getting loaded on the YouTube, and unfortunately, the video was deleted by me from the I think gallery, and I failed to send you the video. So this is what I am doing the same work again. यहाँ हम लोग अब पढ़ने की ओर बढ़ते हैं। ये छोटी सी बात है जो आपसे मैंने शेयर किया कि डिजिटल इंडिया बनने में क्या परेशानी हो रही है, नेटवर्क की खराबी, और ऐसी स्थिति में वीडियो के माध्यम से पढ़ाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। फिर आप देखिए, हम लोग टॉपिक पर आते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रॉन शेल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये हमने आपको पढ़ा दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो यह आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे। ये फुल फॉर्म है वीबीटी का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मूल जो फंडामेंटल एज्यूम्शन है वो क्या है, किस आधार पर यह थ्योरी अपनी बात को समझाएगी, उसको समझते हैं। बेसिक पॉइंट्स ऑफ थ्योरी, बेसिक पॉइंट्स ऑफ थ्योरी, बेसिक पॉइंट्स ऑफ थ्योरी। तो इसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1, द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Second point, area of orbital overlapping, area of orbital overlapping, overlapping. And third point here is the concept of hybridization, the concept of hybridization, hybridization. ये थ्योरी जो है अपने एज्यूम्शन में जिन बिंदुओं के माध्यम से अपनी बात को समझाएगी वो बिंदु महज 3 हैं। पहला, थ्योरी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। नंबर 2, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग पर ये काम करेगी। और तीसरा पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है इसका, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर ये काम करेगी। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि थ्योरी को पूरा समझने का प्रयास करते हैं। और एक बात और, अगर कहीं आपको समझने में परेशानी हो तो मैं खुशकिस्मत होऊंगा कि आप मुझसे बात करेंगे। अगर आप मुझ तक अपने प्रॉब्लम्स पहुंचाते हैं तो मैं अपने आप को एक भाग्यशाली शिक्षक समझूंगा कि मुझे और काम करने का मौका आपके साथ मिल रहा है। यहां हम लोग इस कॉन्सेप्ट के बेस पे जाते हैं। साइंस का एक गोल्डन रूल है, आप जानते भी हैं, और मैंने उस रूल को लिखा भी है। तो जो लड़के अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं या पीछे के वीडियोस को नहीं देखे हैं, उनके लिए गोल्डन रूल लिख दे रहा हूं। अट्रैक्शन लीड्स टू द फॉल इन एनर्जी, अट्रैक्शन लीड्स टू द फॉल इन एनर्जी, in energy, and repulsion leads to the rising energy. Repulsion leads to the rise in energy, rise in energy. ये साइंस का गोल्डन रूल है, और इसी रूल पर
फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा जाता है, इवन बायोलॉजी में भी ये काम करता है। अब ये है कि एप्लीकेशन कौन कितना दे पा रहा है। तो यहाँ लोग, आप जानते हैं रिएक्शन क्यों होता है। रिएक्शन होने का एक ही कारण है, एनर्जेटिक्स साइंस का वो डिपार्टमेंट है जो बताता है कि रिएक्शन क्यों होता है। तो रिएक्शन इसलिए होता है कि अगर एटम या मॉलिक्यूल हाई एनर्जी लेवल पर चले गए हैं तो वे अनस्टेबल होंगे और रिएक्शन करके अपनी एनर्जी को कम करेंगे। एनर्जी कम करने के लिए ही रिएक्शन होता है, आशय मेरे कहने का ये। तो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो पहली आवश्यक बात क्या है, एनर्जी कम होने का आवश्यक बात क्या है, अट्रैक्शन होना चाहिए। यहाँ फर्स्ट थिंग, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बॉन्ड, प्रिपरेशन ऑफ बॉन्ड, attraction must take place between combining atoms or molecules, ये पहली शर्त है। अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन का कोई सवाल नहीं उठता है। और एनर्जेटिक्स के रास्ते अगर हम सोचें तो अट्रैक्शन ही एनर्जी को गिराएगा, कम करेगा। और इसलिए रिएक्शन, जो भी एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं उनका कारण अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन से ही रिएक्शन होगा। तो अब हम लोग इस बात को समझने के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को ध्यान में देखते हैं। Formation of hydrogen molecule. Formation of S2. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को हम देखेंगे कि इसमें अट्रैक्शन पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपने क्लास 9th में हाइड्रोजन का एटॉमिक डायग्राम बनाया होगा। तो एटॉमिक डायग्राम हम इसका बनाते हैं, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन, ये आप जानते हैं। इसके न्यूक्लियस में भी इसी रूप में, इसके न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन है और बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन। अब यहां इन मॉलिक्यूल्स जब ये प्रभाव क्षेत्र में पहुंचेंगे, जिसे हम लोग रीजन ऑफ क्लाउड कहते हैं, जहां एक एटम दूसरे एटम पर प्रभाव डाल सके, इसे हम लोग केमिस्ट्री में रीजन ऑफ क्लाउड कहते हैं। जब वहां ये आएगा तो यहां सेट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस आप देखिए, सेट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। सपोज दैट ये हाइड्रोजन का एटम ए सबस्क्रिप्ट से हम इसको दिखा रहे हैं और इस हाइड्रोजन के एटम को हम बी सबस्क्रिप्ट से दिखा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, माइनस ई ए हो जाएगा, माइनस ई ए हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ई माइनस बी हो जाएगा। ये न्यूक्लियस क्या होगा, एन ए होगा, और ये न्यूक्लियस आपका एन बी हो जाएगा, न्यूक्लियस आपका एन बी हो जाएगा। अब यहां हम लोग अट्रैक्टिव फोर्सेस देखते हैं। तो सेट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींचेगा। यहां देखें, माइनस ई ए विल अट्रैक्ट बाय द न्यूक्लियस ऑफ बी। अब यहां से अगर आप पढ़ाते हैं तो ई बी विल बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ ए, ये अट्रैक्शन हो रहा है। कूलॉम ये कहता है कि सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है और डिसिमिलर चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इसलिए अट्रैक्शन चल रहा है। अब यहां जो अट्रैक्शन चला हमने दिखाया, इसके अलावा आपको कोई और अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है। आप सिस्टम को एनालाइज कीजिए, क्या कोई और अट्रैक्शन बन सकता है? तो इसमें किसी प्रकार का और कोई अट्रैक्शन नहीं बनेगा। अब यहां हम देखते हैं सेट ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, सेट ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। अब सेट ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस को हम लोग देखें तो सेट ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस आप देखेंगे तो माइनस ई ए माइनस ई ए विल रिपेल माइनस ई बी,
इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। क्यों रिपल्सन होगा? क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव चार्जेस हैं और रिपल्सन फिर आपको Na और Nb के बीच में होगा। जब बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? रिजल्टेंट निकालते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है। तो हम लोग यहाँ रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं Rf। तो रिजल्टेंट फोर्स जो निकल के आता है वो आपका अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव, ये आपका फोर्स निकलता है, अट्रैक्टिव फोर्स, ये इसका रिजल्टेंट है। अगर इसमें हम थोड़ा देखिए, ये फिजिकल केमिस्ट्री, और मैंने पीछे भी बताया फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, फिजिक्स इन केमिस्ट्री। तो इसमें सारी बातों को पूरा का पूरा समझने के लिए आपको फिजिक्स भी लगाना पड़ेगा। तो फिजिक्स लगाने में आप जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या करता है कि अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन। ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, आपको याद हो कि अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन। अब यहाँ फोर्स तो अनबैलेंस हो गया, अट्रैक्शन का फोर्स, तो क्या करेंगे, ये एक्सीलरेट होकर के एक दूसरे के सामने आएंगे और आने के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद ये मॉलिक्यूल आपका S2 विल बी फॉर्म, S2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसी बात को हम लोग दूसरे मॉलिक्यूल के बनने से समझने का प्रयास करें। जैसे मॉलिक्यूल नंबर 2 जिस पर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ He2 हीलियम 2। क्या ऐसा कोई मॉलिक्यूल बन सकता है? बनेगा या नहीं बनेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि सेट ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा। अगर रिजल्टेंट अट्रैक्टिव होगा तब तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर अट्रैक्टिव नहीं होगा तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन का कोई सवाल नहीं होगा। तो यहां देखिए, अब इसका एटॉमिक डायग्राम आपने बनाया हुआ क्लास 9th में। इसमें 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, और फिर इस जगह पर बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आप जानते ही, और फिर यहाँ सिमिलर चीज मिलेगी, 2 प्रोटॉन मिलेगा, 2 न्यूट्रॉन मिलेगा, और बाहर में फिर आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा। अब हम इस हीलियम के एटम को सबस्क्रिप्ट A से दिखाते हैं और इस हीलियम के एटम को एक सबस्क्रिप्ट B से दिखाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को हम E-A से दिखाते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को E-A2 से दिखाते हैं, ये A1 मान लें। और उसी रूप में इसका न्यूक्लियस जो है हम Na से दिखाते हैं, इसके न्यूक्लियस को हम Nb से दिखाते हैं। अब सब्सक्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो E-B1 और ये आ जाएगा आपका E-B2। ये पूरे सिस्टम का साइन तैयार कर दिया गया। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस इसका काउंट करें। अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसमें कितने अट्रैक्टिव फोर्स बने? ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो हम लोग लिखते हैं कि Nb will attract which one? E-E1। Nb will attract again किसके द्वारा? E-E2। ये अट्रैक्शन हो रहा है। फिर इस रूप में अट्रैक्शन के इस इलेक्ट्रॉन पर आप काम करेंगे तो Na will attract E-B1, Na will attract E-B2। यह आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस जो आप देखें, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो इस बात को समझना बड़ा ही आसान है। अब हम लोग सेट ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस इसका तैयार करते हैं। रिपल्सिव फोर्सेस, तो रिपल्सिव फोर्सेस का सेट जब हम तैयार करेंगे तो आपको बहुत क्लियर कट रिपल्सिव फोर्स मिल रहा है। E-A1 का रिपल्सन किससे होगा? यहाँ के इलेक्ट्रॉन से। E-B1 से होगा। E-A1 का रिपल्सन किससे होगा? E-B2 से होगा। अब इसी इलेक्ट्रॉन को उल्टेंगे तो वहां भी रिपल्सन मिल जाएगा आपको, इसका इसके साथ। तो ये जो हमने दिखाया E-A1 का इससे होगा, और E-B का हम लोग निकालते हैं E-A2, इसका रिपल्सन किससे होगा? E-B1 से होगा।
और E माइनस A2 का रिपल्सन किससे होगा? तो E माइनस B2 से होगा। ये रिपल्सन का फोर्स आपका बन रहा है। रिपल्सन के फोर्स के बाद अभी एक फोर्स बचा हुआ है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के साथ रिपल्सन। तो Na और Nb इनके बीच में भी रिपल्सन है। तो नॉर्मली हम लोग सेट को काउंट करते हैं 1 2 3 4। यहां क्या होगा? 1 2 3 4 एंड 5। ये संख्या 5 हो रही है, ये संख्या कितनी हो रही है? 4 हो रही है। तो यहां जो रिजल्टेंट आएगा RF, रिजल्टेंट फोर्स, ये जो रिजल्टेंट फोर्स इस जगह पर पैदा होगा वह रिपल्सिव इन नेचर है। रिपल्सिव इन नेचर। अब रिपल्सिव इन नेचर के कारण ये एटम एक दूसरे के अप्रोच नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि दोनों एक दूसरे को ढकेल रहे हैं बाहर की ओर। तो जब बाहर की ओर ढकेल रहे हैं तो सामने आएंगे तब तो बॉन्ड बनेगा। जब दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं तो बॉन्ड बनने का सवाल नहीं उठता। अब हम कहें कि इसको अगर जबरदस्ती बॉन्ड बनवा दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? रिपल्सन के कारण इस मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल टूट जाएगा तुरंत। अगर जबरदस्ती इस बॉन्ड को बनवाया जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा? मॉलिक्यूल तुरंत टूटेगा, क्योंकि हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल आपका बनेगा। ये कॉन्सेप्ट था वैलेंस बॉन्ड थियरी को समझने के लिए। अब हम लोग दूसरी बात को पढ़ते हैं, जो इसका अगला सिद्धांत है उसको देखने की कोशिश करते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ये सेकेंड पॉइंट है इसका। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ये देखो। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है? अब दोनों एटम अगर सामने आ गए हैं तो सामने आने के बाद क्या करेंगे? मान लिया कि ये हाइड्रोजन के एटम है और ये दूसरा एटम है, दोनों अगर यहां सामने आ चुके हैं तो होगा क्या? इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा? ओवरलैपिंग से होगा। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तब ये जुड़ पाएंगे। तो यहां बॉन्ड फॉर्मेशन का रास्ता क्या है? ओवरलैपिंग। देखते हैं, when the atoms came close to it, when the atoms have come closest to each other, bond formation takes place. अब यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होगा? ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग यहां होगी। ओवरलैपिंग क्राइटेरिया जो है उसको हम लोग थोड़ा बाद में देखते हैं। फिलहाल हम लोग इसमें एक छोटा सा जो चीज है कि ओवरलैपिंग कैसे होता है इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो यहां अब हमको जानना है कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, उस वेव को आपने पढ़ा भी न पढ़ा, मैं पढ़ाता हूं कि ओवरलैपिंग किस कंडीशन में होगी। ओवरलैपिंग होने की शर्त क्या है? आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये आपको पता है। वेव मैकेनिक्स जब आपने पढ़ा होगा एटॉमिक मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ वेव मैकेनिक्स, तो वेव मैकेनिक्स क्या है? When we apply Heisenberg's uncertainty principle and de Broglie's dual nature on the motion of microscopic particle, then what we study is called wave mechanics. सब लोग वेव मैकेनिक्स करते हैं। तो ये वेव के रूप में इलेक्ट्रॉन चलता है। जब वेव के रूप में चलता है तो वेव को हम दिखाते हैं इस तरीके से। अब मानिए कि ये हाइड्रोजन का एक एटम है तो इसका वेव इस तरीके से चलता आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे क्या? ये वेव है इसका, और किसका वेव है? इलेक्ट्रॉनिक वेव है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक वेव है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेव है।
अब दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक वेव सपोज कीजिए कि इस तरीके से आ गया, तो यहां अगर इस रूप में दोनों एक दूसरे के आसपास आ जाएं तो यहां क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक वेव आपको माइनस मानी जाती है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेव आपको पॉजिटिव माना जाता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये वेव जब आपस में मिलेंगे तो ये वेव किस तरह के वेव कहलाते हैं, ये वेव आउट फेज वेव कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड आउट फेज वेव, दे आर कॉल्ड आउट फेज वेव, आउट फेज वेव, फेज वेव। ये वेव एक फेज में नहीं है, इनके फेजेस अलग हैं। तो जब आउट फेज वेव आपस में मिलते हैं तो ये मिलना कैसा होता है, ये मिलना डिस्ट्रक्टिव होता है। यहां लिखते हैं overlapping will result, overlapping will be destructive, overlapping will be destructive। यह ओवरलैपिंग डिस्ट्रक्टिव होगा। डिस्ट्रक्टिव इसलिए होगा कि एक वेव दूसरे वेव को काटेगा, जब एक वेव दूसरे वेव को काटेगा तो फाइनल वेव कमजोर पड़ जाएगा। अब इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करें। मान लिया जाए कि किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ये वेव साई ए है और उसी एटम का वेव जो अप्रोच कर रहा है उसका वेव साई बी है, तो ये आउट फेज मिल रहे हैं अपने आप में। तो आउट फेज मिक्सिंग पर क्या होगा, आउट फेज ओवरलैपिंग। अब यहां हम दिखाते हैं आउट फेज ओवरलैपिंग। आउट फेज ओवरलैपिंग में जो घटना घटती है वो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट वेव साई ए माइनस साई बी हो जाएगा, इसलिए कि वेव एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। ठीक है, आउट फेज हैं इसलिए वेव एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने की कोशिश करते हैं कि जो ओवरलैप रीजन है वहां इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति किस रूप में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकलती है साई स्क्वायर से। Psi square gives the area of electron density, gives the area of electron density, area of electron density। ये आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आइडिया देगा, साई ए स्क्वायर, साई स्क्वायर। और साई क्या, साई इज वेव फंक्शन, साई आपका वेव फंक्शन है। इन तमाम बातों को आपने वेव मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। यहाँ मैं सिर्फ इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आउटफेज वेव्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर आउटफेज में मिलेगा तो क्या घटना घटेगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, साई ए माइनस साई बी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताएगा कहाँ, ओवरलैप रीजन में। जो रीजन ओवरलैप हो रहा है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हालचाल क्या है, इसको स्क्वायर करके निकालेंगे। तो फॉर्मूला आप जानते हैं a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब उसी चीज को हमें लिखना है, तो साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी माइनस 2 साई ए इंटू साई बी। तो यहां हम लोग देख रहे हैं वेव क्या हो गया, वेव डिस्ट्रक्ट कर गया। और वेव जो डिस्ट्रक्ट कर रहा है उसकी क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी, इस क्वांटिटी से वेव आकर डिस्ट्रक्ट कर रहा है। तो वेव समाप्त हो रहा है इस क्वांटिटी के द्वारा, और इसलिए इस प्रकार की ओवरलैपिंग चलेगी। ये ओवरलैपिंग चलने वाली ओवरलैपिंग नहीं, इससे मॉलिक्यूल का निर्माण नहीं हो सकता। अब आगे हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इन फेज ओवरलैपिंग हो तो क्या होगा। तो इन फेज ओवरलैपिंग के ग्राफ को देखिए, इन फेज ओवरलैपिंग, इन फेज ओवरलैपिंग, इन फेज ओवरलैपिंग अगर हो तो मामला क्या हो। तो यहां हम लोग इलेक्ट्रॉन के वेव को इसमें इस तरीके से दिखा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के वेव को हम लोग ऐसे करके ऐसे दिखा। अब यहां आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का वेव है वो यहां भी नेगेटिव है और यहां भी नेगेटिव है। अब दूसरे डायग्राम पर काम करता है, दूसरा डायग्राम हम ले आते हैं इस तरीके से, वेव ऊपर कर दिया और फिर यहां से वेव लाते हैं इलेक्ट्रॉन का और यहां ऊपर हमने कर दिया।
ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ऐसे कंडीशन में वेव क्या है, वेव इन फेज है, इनका फेज सेम है। तो सेम होने के कारण जो रिजल्टेंट वेव होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉनिक वेव। रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉनिक वेव, रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉनिक वेव जो होगा वो वेव का एडिशन होगा, अर्थात साई ए प्लस साई बी, ये वेव होगा। आप ये दोनों वेव आपस में जुड़ेंगे और किस रूप में जुड़ेंगे, कंस्ट्रक्टिवली जुड़ेंगे, इसलिए ये ओवरलैपिंग कामयाब होगी। यहां जो एडिशन है क्या, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग आपको कंस्ट्रक्टिव होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालो कि जो ओवरलैप रीजन है वहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है ठीक से कि नहीं पहुंच रहा है, उसका वेव कितना है, उसकी प्रायिकता कितनी है, उसके चांसेस कितने हैं उस इलाके में होने का। तो जितना ज्यादा चांस होगा उतना ही ओवरलैपिंग सफल होगी। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा, साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो इस कंडीशन में साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो इसी रूप में हम लिखेंगे साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी और प्लस 2 साई ए इंटू साई बी। ये आप देखिए, तो यहां जो चांसेस है वो इंक्रीज कर गया इस टर्म से, द टर्म इंक्रीजेस द चांस, द टर्म इंक्रीज द चांस, इंक्रीज्ड द चांस, द चांस। अब ये जो टर्म है आपको बता रहा है कि ओवरलैप रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी और ये ओवरलैपिंग क्या होगा, कामयाब होगा, ये सफल ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो आगे अब हम लोग ओवरलैपिंग फिनोमेना को समझते हैं। ये डिस्कशन था और मुझे लगता है कि जो आपने वेव मैकेनिक्स ऑफ एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है और जब तक आप उसको पूरे ढंग से नहीं समझेंगे आगे इस तरह की बातों को समझना थोड़ा दिक्कत होगा। तो अब हम लोग आते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो दो ही ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे सिलेबस में हमको उतना ही पढ़ना है। एक है एस, ये एस है, आप जानते हैं एल क्या, सबशेल है, सबशेल है, इसको भी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। तो एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है शार्प। ठीक है, अगर एल की वैल्यू हम निकालें तो एल की किस वैल्यू पर ये मिलेगा, 0, एल की 0 पर एस आपको मिलता है। और P की अगर बात करें तो P का स्ट्रक्चर जो होता है डम्बेल होता है। ये स्ट्रक्चर क्या है, डम्बेल, डम्बेल, ये स्ट्रक्चर आपका ये P है और P वास्तव में क्या है, वो सबसे सब शेल। और यहां हम लोग P का मतलब क्या होता है, P का मतलब प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल, ये आपने पढ़ा होगा। और L की वैल्यू यहां क्या आएगी, L की वैल्यू 1 आएगी। जब L की वैल्यू 1 आएगी तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ऑर्बिटल को हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से निकालते हैं, आपने पीछे पढ़ा है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका बाहर करते हैं, m is equal to -1 0 and +1, या अर्थात इसमें P में कितना ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स, इसमें 3 ऑर्बिटल्स और डम्बेल स्ट्रक्चर है तो 3 ऑर्बिटल्स हम कैसे दिखाएंगे, ये तो एक ऑर्बिटल को दिखाया जा रहा है। तो जब 3 डायमेंशनल डायग्राम इसका लेंगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है, ये z एक्सिस है। क्योंकि स्पेस को हम लोग कितने डायमेंशन में बांटते हैं, 3 डायमेंशन में बांटते हैं और 3 डायमेंशन में स्पेस को बढ़ाते हैं। स्पेस क्या है, 3 डायमेंशनल। अब हम लोग z एक्सिस को प्रोलॉन्ग करते हैं, फिर x को प्रोलॉन्ग करते हैं, फिर y को प्रोलॉन्ग करते हैं। अब इस जगह पर हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम और ये आपका डायग्राम यहां से इस रूप में बन गया, फिर डायग्राम यहां से ऐसे बन गया। तो ये ऑर्बिटल कहलाता है px,
ये ऑर्बिटल कहलाता है px और ये ऑर्बिटल कहलाता है py और ये ऑर्बिटल कहलाता है pz। ये pz ऑर्बिटल है और ये py ऑर्बिटल है। एक्सिस आप देखिए, मैं थोड़ा देखने में गड़बड़ हो जा रहा है। ये x एक्सिस है, इसके अलाइन पर जो ऑर्बिटल है उसे px कहते हैं, y एक्सिस पर जो ऑर्बिटल पड़ा हुआ है उसे py कहते हैं, z पर जो पड़ा हुआ है उसको pz कहते हैं। ये ऑर्बिटल्स हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स आपको मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं की ओवरलैपिंग देखेंगे। तो लेट अस सी द क्राइटेरिया ऑफ ओवरलैपिंग जो हमारे सिलेबस में है, बस उतने ही ओवरलैपिंग को हमको ठीक से जानना है। ओवरलैपिंग ऑफ s and p ऑर्बिटल, overlapping of s and p ऑर्बिटल, इसकी ओवरलैपिंग हमें पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहला ओवरलैपिंग हम लोग दिखाते हैं एस ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग, ये हम लोग पढ़ते हैं। एस ओवरलैपिंग में आपको मालूम है एस क्या है, स्फीरिकल इन शेप है, तो इसका कोई सेंटर होगा, तो दूसरा स्फीयर जो है वो इस तरीके से यहां आकर के अपने आप को ओवरलैप करेगा। तो ये जो ओवरलैप रीजन है ये बहुत बड़ा है, बिग ओवरलैप रीजन, बिग ओवरलैप रीजन, बिग ओवरलैप रीजन, ये ओवरलैपिंग रीजन बहुत बड़ा है। और जब बड़ा ओवरलैप रीजन होगा तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड मजबूत होगा। अब जरा आप देखें, अगर हम लोग ओवरलैपिंग कराते हैं, मान लीजिए इस उंगली और इस उंगली के बीच में अगर ओवरलैपिंग कराया जाए तो क्या होगा, ये ओवरलैपिंग बहुत ही कमजोर है, बड़ा छोटा रीजन मिल रहा है, कम रीजन से ओवरलैपिंग हो रही, थोड़ी सी ताकत लगाएंगे ये हट जाएगा। लेकिन अगर डबल उंगली को हम लोग ओवरलैप कराएं तो रीजन क्या हो गया इसका ओवरलैप रीजन बड़ा हो गया। अब इसको तोड़ना आसान नहीं, इसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अगर हम 3 उंगली को लगाते हैं तो ओवरलैप रीजन और बड़ा हो गया, इसको हटाना और इसको तोड़ना और भी मुश्किल। और इसी तरीके से पूरे हाथ को अगर पकड़ लें और खींचने की कोशिश करें तो ये नहीं टूटेगा जल्दी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा इसमें। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि कितना रीजन दोनों का ओवरलैप कर रहा है। यहाँ रीजन ऑफ ओवरलैपिंग, ये देखिए उंगली है, इतना ओवरलैप किया, यहाँ अगर हम बढ़ाते हैं तो इतना ओवरलैप किया, यहाँ बढ़ाते हैं तो इतना ओवरलैप किया। तो जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेगा वैसे वैसे ओवरलैप रीजन बढ़ता है। तो ओवरलैप रीजन, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के बारे में क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओवरलैप रीजन, ओवरलैप रीजन। अब जितना ये ओवरलैपिंग का रीजन बड़ा होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, तो यहां एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, हम देख रहे हैं कि यहां स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को केमिस्ट्री में हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो यहां क्या बना, हमको सिग्मा बॉन्ड मिला, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो दोस्त अगर उनके बीच में ओवरलैपिंग ऑफ आइडियाज ज्यादा है, ओवरलैपिंग ऑफ आइडियाज का मतलब हो कि दोनों के ज्यादातर विचार एक जैसे हैं, तो जब दोनों के ज्यादातर विचार एक जैसे होंगे तो उनकी बीच की दोस्ती बड़ी मजबूत होगी। अगर हमारे विचार और आपके विचार में बहुत ज्यादा समानता हो तो हम आपस में अच्छे से जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर मेरा विचार और आपके विचार में बहुत कम समानता हो तो हमारा जुड़ाव आपसे बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, इसलिए कि आइडियाज डिफरेंट करने लगेंगे। मैं कुछ सोचता हूं, आप कुछ सोचते हैं, तो ये रिलेशन नहीं चल पाते हैं, ये बड़े कम रिलेशन चलते हैं, अर्थात ये इसमें स्ट्रेंथ कम होता है। अब ये हमने एसएस को देखा, तो एसएस में इसका सेंटर और इसके सेंटर तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है, ये रीजन बड़ा है और इससे बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और स्ट्रांग बॉन्ड को केमिस्ट्री में हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब हम लोग ओवरलैपिंग की दूसरी बात को देखें, दूसरे एक प्रकार की ओवरलैपिंग जो एसपी ओवरलैपिंग है, एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग इसको है। तो एस और पी के बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो क्या, आप मान लीजिए कि ये आपका पी ऑर्बिटल
और एस यहां आकर के ओवरलैप कर रहा है, तो ओवरलैप रीजन क्या हो गया, फिर बड़ा हो गया, बिग रीजन, बिग ओवरलैप रीजन, बिग ओवरलैप रीजन। ये ओवरलैप रीजन फिर क्या हो गया आपका, काफी बड़ा हो गया, और इसलिए ये बॉन्ड क्या, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो sp के ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, बड़ा बॉन्ड बनता है, मजबूत बॉन्ड बनता है, इसलिए ओवरलैप रीजन बड़ा हो जाता है। अब हम लोग तीसरी बात को समझते हैं, पीपी ओवरलैपिंग को देखते हैं, पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैप। तो पीपी ओवरलैप में कंडीशन दो है, दो तरह से ओवरलैपिंग होगा। एक ओवरलैपिंग होगी आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन सॉरी, एक ओवरलैपिंग होगी आपकी हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप में क्या होगा, सीरियल एक्सिस पर जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, इनके बीच का ओवरलैपिंग बड़ा हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम इन प्रॉपर वे। ये तो ये ओवरलैप रीजन क्या बड़ा होगा, ये ओवरलैप रीजन बड़ा है, बिग रीजन, बिग रीजन। अब ये ओवरलैप रीजन बड़ा है, इसका बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, यहां हमको सिग्मा बॉन्ड। अब ओवरलैपिंग की दूसरी बात को समझते हैं, फोर्थ ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज पीपी ओवरलैप, पीपी ओवरलैप। तो साइड वाइज पीपी ओवरलैप में अब एक ऑर्बिटल आपका इस फॉर्म में है, अगला भी इसी रूप में है। जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये क्या आपका है, ये आपका नोडल रीजन है, नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन किसे कहते हैं, जीरो इलेक्ट्रॉन रीजन, जीरो इलेक्ट्रॉन रीजन। अब ये चूंकि जीरो इलेक्ट्रॉन रीजन है, इसलिए ये आपस में नहीं मिल सकते, तो जब ये आपस में नहीं मिलेंगे तो ये और ये मिलेंगे आपस में। तो जब ये दोनों मिलेंगे, हम लोग इसके डायग्राम को देखने की कोशिश करें, यहां जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग क्या हो रही है, स्मॉल रीजन, स्मॉल रीजन, ये स्मॉल रीजन की ओवरलैपिंग। और यहां जहां ओवरलैपिंग स्मॉल होता है, ये क्या होगा, वीक बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड बनता है। और केमिस्ट्री में हम लोग वीक बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं, पाई बॉन्ड, ये आपका पाई बॉन्ड है। ये आपकी पूरी की पूरी ओवरलैपिंग क्राइटेरिया है, जो वैलेंस बॉन्ड थियरी में हमको पढ़ना था। अब कुछ विशेष बात है, इसको हम लोग समझते हैं। विशेष बात यह है कि ओवरलैपिंग में कौन बॉन्ड पहले बनेगा, कौन बाद में बनेगा, पहले सिग्मा बनेगा कि पहले पाई बनेगा, क्या होगा, इस बात को याद रखना है हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल two combining atoms prepare sigma bond, and thereafter if need is there, अगर आवश्यकता है तब, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें पाई बॉन्ड बनता ही नहीं, इसलिए अगर वैसी स्थिति आ रही है तो पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म, पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म, पाई बॉन्ड इसके बाद बनता है। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है,
उसके बाद से पाई बॉन्ड बनता है। ये याद रखना है कि पहला बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उसके बाद वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। शुरुआती बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग। जब आप दो दोस्त आपस में दोस्ती करते हैं तो शुरुआती दोस्ती बहुत स्ट्रांग होती है, और बाद में क्या, अगर विचारों में समता नहीं है तो हमारी दोस्ती जो है कमजोर होने लगती है। तो कमजोर होने लगती है मतलब मजबूत दोस्ती थी धीरे धीरे कमजोर हो रही है, कमजोर होकर खत्म हो जाती है। तो इसी रूप में जैसा ह्यूमन बिहेवियर है, आप बहुत ध्यान से केमिस्ट्री को देखेंगे तो जिस तरह से ह्यूमन बिहेवियर है ठीक उसी रूप में केमिस्ट्री भी अपने आप को लेके चलती है। आप गौर करेंगे केमिस्ट्री के जितने भी नियम कानून हैं सबके सब ह्यूमन बिहेवियर पर बने हुए हैं, और काफी नियम को देखा जा सकता है ह्यूमन बिहेवियर पर। खैर, अब हम लोग इन दोनों के बाद से अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो वैलेंस बॉन्ड थियरी का है, जो लास्ट पॉइंट है यहाँ का, इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करें। तो लास्ट पॉइंट जो वैलेंस बॉन्ड थियरी का है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में कैसे आया? जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता तब तक कोई समाधान नहीं आता। हम सभी लोग आज कोरोना से संक्रमित हैं, कोरोना के डर में जी रहे हैं, उसके साया में जी रहे हैं। हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे बहुत बड़ी समस्या है। बचने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, सरकार भी कह रही है बचिए, कैसे बचना है वो सारे आइडियाज दिए जा रहे हैं। तो आज के पहले जब कोरोना नहीं था तो कभी वैज्ञानिकों ने कोरोना का वैक्सीन बनाने के बारे में सोचा? कभी भी नहीं सोचा, कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन आज कोरोना जब आ गया है तो पूरे विश्व के वैज्ञानिक इस वैक्सीन को बनाने के पीछे पड़े हैं, और जैसे कि वैक्सीन बन जाए और समस्या से देश विश्व आजाद हो जाए। तो समस्या जब आती है तभी समाधान आता है, अगर समस्या नहीं है तो कोई समाधान के लिए प्रयास भी नहीं करता। तो इसी रूप में अब ये वीवीटी के आगे एक समस्या आ रही है, उसी समस्या को मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ क्या है, हम लोग एक एटम कार्बन का लेते हैं अपने एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्टेस्ट टू सेकेंडेस्ट टू सेकेंड p2 होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा। अब इस पर हम लोग हुंड्स लॉ लगाते हैं, हुंड्स लॉ, इस हुंड्स लॉ को लगाते हैं। तो हुंड्स क्या कहता है आपको मालूम ही है, हुंड्स क्या कहता है, आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। तो हुंड्स ये कहता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल जाते हैं, और जब सिंगली पूरा ऑर्बिटल भर जाता है और इलेक्ट्रॉन बचता है तो पेयरिंग होती है। मैंने आपसे कहा था कि जितने भी केमिस्ट्री के रूल रेगुलेशन है सब के सब ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े हुए। आप जरा गौर कीजिए कि अगर एक बस है उसकी सारी सीटें खाली हैं तो उसमें लोग कैसे बैठते हैं? सबसे पहले लोग सिंगल सिंगल बैठ जाते हैं। अब सिंगल सीट जब खत्म होती है तो पेयरिंग शुरू होती है। तो जैसा मनुष्य व्यवहार करता है वैसा ही इलेक्ट्रॉन भी बिहेवियर करता है। जिस तरीके से हम लोग सिंगल सीट लेना पसंद करते हैं, डबल किसी को बैठाना नहीं चाहते, लेकिन जब पूरी सीट भर गई है सिंगल से तो क्या होगा, तो डबलिंग होना। उसी रूप में इलेक्ट्रॉन का काम है। तो हम लोग वैलेंस शेल यहाँ सेकेंड सी सेकेंड पी पर काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और एक ही ऑर्बिटल है, तो इसमें पेयरिंग हो गई। और p के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? p के पास 3 ऑर्बिटल हैं। अब ये px है, py है और pz है। तो इलेक्ट्रॉन क्या सिंगल जाएगा, पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन सिंगल जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन सिंगल जाएगा तो एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन चलेगा। अब इसके हिसाब से जो हुंड्स का लॉ हम लगाते हैं, तो जीएन लुईस ने वैलेंसी को परिभाषित किया। क्या कहा कि वैलेंसी इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। क्या वैलेंसी कितनी मिल रही है आपको? 2 मिल रही है। तो कार्बन की वैलेंसी हुंड्स लॉ के हिसाब से क्या है? 2 है, ये वैलेंसी। लेकिन कार्बन ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनाता जिसमें उसकी वैलेंसी 2 हो। ऐसा कोई कंपाउंड कार्बन बनाता ही नहीं। तो होता क्या है इसमें? होता यह है कि इसका एक्साइटेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होकर आगे जाता है।
तो एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है इसका, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये हुआ कि इस स्टेट पर कार्बन रिएक्शन नहीं करता है। ग्राउंड स्टेट का इतना ही मतलब होता है। अगर उसी पर रिएक्शन कर जाए तो उसका स्टेट सही है, नॉर्मल स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। अब जब ये एनर्जी इसको दी जाएगी तो क्या एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके मिलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका मिलता है, आप देखिए यहाँ एक था, यहाँ दो था, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाएगा। अब जेन लुइस जो कहता है उसको ध्यान दें। जेन लुइस ये कहता है कि वैलेंसी इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। अब उसके हिसाब से यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 है, एंड दैट्स व्हाई कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एटम। That's why carbon is a tetravalent atom. Tetravalent atom. कार्बन टेट्रावालेंट एटम है, ये कभी भी ग्राउंड स्टेट में रिएक्शन नहीं करता। ये एनर्जी देंगे, एक्साइटेड होगा तभी रिएक्शन ये करेगा। ये कार्बन के बारे में। अब सपोज कीजिए कि ये हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बना रहा है, तो यहां ऑर्बिटल्स क्या था, ये s है, ये आपका p है। तो हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, आप जानते हैं हाइड्रोजन का डायग्राम जब हम बनाते हैं तो 1 प्रोटॉन और ये s ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ ओवरलैपिंग क्या होगी, ये आपका सेकेंड s है, ये सेकेंड p है। ओवरलैपिंग देखिए, यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है एस एस ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ क्या होगा, यहाँ भी एस एस ओवरलैपिंग होगी, यहाँ भी एस एस ओवरलैपिंग होगी, यहाँ भी एस एस ओवरलैपिंग होगी, सॉरी पीएस ओवरलैपिंग होगी। तो आप देखिए कि यहाँ जो ओवरलैपिंग है ये भी सिग्मा बनेगा, ये भी सिग्मा बनेगा, ये भी सिग्मा बनेगा और ये भी सिग्मा बनेगा। क्यों बनेगा, आपको बताया गया कि एसपी ओवरलैपिंग और एसएस ओवरलैपिंग हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड सारे के सारे बन गए। अब जो कार्बन का स्ट्रक्चर है, यहाँ हम लोग कार्बन के स्ट्रक्चर को देखते हैं या इसके बॉन्ड को देखते हैं। ये CH है, यहाँ H, ये H है और ये H है, ये मीथेन है आपका। अब मीथेन में इस मॉलिक्यूल को देखें और इसमें परेशानी क्या है इसको देखें। अब अफबाउ के रूल को याद रखिए। अफबाउ जो अपनी बात को कहता है, क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते हैं। तो यहां अफबाउ के हिसाब से जो s ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी लो है और p की एनर्जी ज्यादा है। क्या हम देखते हैं, द एनर्जी ऑफ p इज मोर, द एनर्जी ऑफ p इज मोर देन दैट ऑफ s। अब p की एनर्जी यहां ज्यादा है, s की एनर्जी कम है, जैसा कि अफबाउ कहता है। तो जब एनर्जी इसकी ज्यादा है इसकी कम है, तो यहां जो बॉन्ड है, ये जो 4 बॉन्ड यहां बने हुए हैं, इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यहां बॉन्ड एनर्जी मस्ट बी डिफरेंट। बॉन्ड एनर्जी फॉर 4 bonds must be different। इसके पास डिफरेंट एनर्जी होना चाहिए। एक बॉन्ड तो S के ओवरलैपिंग से बना है, बाकी P के ओवरलैपिंग से बना है। तो S वाले की एनर्जी कम होनी चाहिए, P वाले की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये मेजर किया गया तो पाया क्या गया कि यहां जितने भी बॉन्ड है, व्हाट वाज स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट जब किया गया तो क्या सामने आया, ऑल बॉन्ड्स हैव सेम एनर्जी, ऑल बॉन्ड्स हैव सेम एनर्जी। अब सभी बॉन्ड की एनर्जी क्या है, बराबर है। अब इस जगह पर वैज्ञानिकों को सोचना पड़ा कि एनर्जी बराबर कैसे होगा। अब बाउ कहता है कि P की एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो वहां 2 सेट का एनर्जी मिलना चाहिए। एक बॉन्ड की एनर्जी कम होनी चाहिए, बाकी की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या है, जब मेजर किया गया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी,
तो एंथैल्पी कितनी पाएगी, बराबर पाएगी। अब ये बराबर कैसे हो गया, तो ये बराबर कैसे हो गया, इसको समझने के लिए केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट आया और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में कैसे पहुंचा, इसकी पृष्ठभूमि पर हमने काम किया है। आप समझ चुके होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कहां से पहुंचा है, क्यों पहुंचा है, क्या वजह है और इसके माध्यम से क्या समझा जा सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसे हम देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन is the redistribution of energy in the orbitals of valence shell, in the orbitals of valence shell, so as to give the orbitals of same energy and same size. अब ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन। जब एटम रिएक्शन करने जाता है तो उसके ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी डिस्टर्ब होती है, रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, और एनर्जी जब रिडिस्ट्रीब्यूट होता है तो सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर हो जाती है और उनकी साइज क्या होती है, बराबर होती है। याद रखिएगा, यहां मैंने साइज के बराबर होने की बात कही है, शेप के बराबर होने की बात नहीं कही। ये लड़के ठीक से सुनते नहीं और एग्जाम में साइज एंड शेप दोनों लिख देते हैं, ये नहीं हो सकता। केवल साइज बराबर होगी, शेप कभी बराबर नहीं हो सकता। अब जैसे ये एस है आपका और ये आपका पी ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन में ये एस ही रहेगा और ये पी ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि एस और एस जो है एसी की तरह सब हो जाए या पी ही की तरह ये भी बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। साइज बराबर होती है, तो साइज को बराबर कैसे दिखा रहे हैं, देखिए साइज इक्वल करके आपको दिखा रहा है, ये डायग्राम देख लीजिए। यस, अगर साइज आपको बराबर करनी हो तो समझने के लिए ये एक चीज, ये आपका एस और ये पी है, इक्वल साइज, ये साइज इक्वल। अगर आपने अबाव को ठीक से पढ़ा तो आप जानते होंगे कि जैसे जैसे साइज बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। ये अपने अबाव को अगर पढ़ा हो, और पढ़े ही आप, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े, आपने पढ़ा है, तो वहां आप जानते हैं कि साइज बढ़ने के साथ एनर्जी बढ़ जाती है। यहां तो देखते हैं, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। एनर्जी साइज के ऊपर डिपेंड करती है, जितना बड़ा साइज है उतनी ज्यादा एनर्जी। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट की एनर्जी क्या है, फर्स्ट हैज लेस एनर्जी देन सेकंड एस। अब फर्स्ट की एनर्जी सेकंड की एस की एनर्जी से कम क्यों? इसका कारण क्या है कि फर्स्ट जो है इस तरह का है और सेकंड एस जो है बड़ा है। स्मॉल साइज बिग साइज, यह आपका फर्स्ट एस है, ये सेकंड एस, और साइज के बढ़ने से एनर्जी बढ़ जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, साइज इक्वल होता है। जब साइज इक्वल हो जाएगा तो एनर्जी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी, लेकिन शेप इक्वल नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं कि डंबल जो है स्फीयर बन जाएगा, स्फीयर डंबल बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये हमने इस चीज को देखा, ये कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन। अगर आपको कोई परेशानी हो समझने में तो आप मेरे लिंक पर बात करें, मैं आपको और भी समझा सकता हूँ, और भी तरीके हैं समझाने के। तो अब हम लोग हाइब्रिडेशन को समझे और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। Types of hybridization.
हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स को पढ़ते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का फर्स्ट टाइप आपको जो पढ़ना है OS, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के पहले एक बात ध्यान में रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड। याद रखिए, हाइब्रिडाइजेशन takes place only for sigma bond, only for sigma bond। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात। अगर इस बात को आप भूल जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन का सारा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के लिए होता है, पाई बॉन्ड के लिए कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता। मैं लिख भी दे रहा हूं, फॉर पाई बॉन्ड नो हाइब्रिडेशन टेक प्लेस, फॉर पाई बॉन्ड नो हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस, हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस, पाई बॉन्ड के लिए कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर ये बात दिमाग से बाहर होती है तो किसी भी हाइब्रिडेशन में आप उल्टा सीधा कार्यक्रम कर देंगे। तो यहां हम देखते हैं, अब जो पहला हाइब्रिडेशन हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस में वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, फर्स्ट हाइब्रिडेशन जो हमको पढ़ना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हमको पढ़ना है, ये फर्स्ट हाइब्रिडेशन। तो यहां नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो रहा, इसको काउंट कीजिए। तो S का कितना मिल रहा है, 1, और P का बॉन्ड कितना बन रहा है, 3। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना मिलेगा आपको, टोटल सिग्मा बॉन्ड 4 मिलेगा। तो जिस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड 4 हो वह हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। अब हम लोग देखते हैं जैसे कार्बन का हाइब्रिडेशन दिखाते कैसे हैं। जैसे मान लिया कार्बन हाइब्रिडाइज कर गया है, तो हाइब्रिडाइज करने के बाद ये आपका S है, P का ये 3 मान, तो S हो गया, ये P हो गया, और यहाँ हमने 3 लिखा, तो S का एक ऑर्बिट हो गया, ये P का 3 ऑर्बिट हो गया, ये हाइब्रिडाइज। इसको दिखाने का एक तरीका, इस तरीके से लिख देते हैं, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अगर और आप लिखना चाहते हैं तो ये तरीका है, इसके ऊपर एक और स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं और अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये आप लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया है वो ध्यान में होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड कितना आएगा, 4। अब 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको आपको देखना है। तो यहां अगर हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रही है, कार्बन है आपका, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो इस जगह पर ओवरलैपिंग क्या होगी, SS ओवरलैपिंग होगी हाइड्रोजन का। यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। यहाँ क्या करेगा, S ऑर्बिटल हाइड्रोजन का ओवरलैप करेगा। यहाँ क्या करेगा, S ऑर्बिटल ही हाइड्रोजन का ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैपिंग की टाइप क्या मिल रही है आपको, तो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, इसको देखिए, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का टाइप्स आपको क्या मिल रहा है, SS और SP, और SS और SP ये दोनों ओवरलैपिंग क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये ओवरलैपिंग हमको बता रही है कि जो भी ओवरलैपिंग हो रहा है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं बन रहा। और इसलिए हाइब्रिडेशन क्या है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का ये 4 सिग्मा बॉन्ड है, मॉलिक्यूल लिख लीजिए, CH4 इसका एग्जांपल है, C2H6 इसका एग्जांपल है। और एग्जांपल का एक बड़ा क्लास अगर आपको लिखना है तो सीधे लिखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं सबके सब क्या है, सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज है, इसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा जितना भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you have any kind of problem, please share your problem with me. I will try my level best
I will explore myself how to teach you so that you can get all the things easily. Thank you for watching the video.